जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट IQ में। और मैं हूं आपका दोस्त शेख सलीम। जैसा कि मैंने सुबह आपको एक अनाउंसमेंट की थी कि SSC GD की हम क्लास लेकर आएंगे आपके लिए, जिसमें हम टॉप 500 MCQ पढ़ेंगे। तो हम वो वीडियो लेकर आ गए हैं, तो जिसमें हम SSC GD की तैयारी करेंगे। ठीक है, SSC GD जिसमें हम स्टैटिक जी के हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स और जो स्टैटिक जी के जो पार्ट हैं जो आते हैं, ठीक है, तो हम उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ये इसका जो है तो ये पहला क्लास, ठीक है, इसकी जो है ये पहली क्लास है। और ये जो क्लास है डेली शाम को 7 बजे हो जाएगी, जब तक आपका एग्ज़ाम हो नहीं जाता। और जो एग्ज़ाम है ये कब से, ये 4 तारीख से, यानी 4 फरवरी से जो है तो ये एग्ज़ाम स्टार्ट है। और अभी हमारे पास सिर्फ आप समझ कह सकते हैं कि सिर्फ 29 से 30 दिन रह गए हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं, हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड आपके जो रिलेटिव्स हैं जो SSC GD की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा जो आपका फ्रेंड्स सर्कल है जो SSC GD की तैयारी कर रहा है, तो आप उनको ये वीडियो भेज सकते हैं। और हम यहाँ पर क्वेश्चन भी आपको उसी तरीके कराएंगे ताकि आप GD में जो है तो GS को पोर्शन को फाड़ कर रख दें। तो पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है। तो देखिए, अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र नदी, तो ये निकलती कहाँ से है? तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये कैलाश पर्वत, मानसरोवर झील के पास से एक ग्लेशियर है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। तो यहाँ से जो है ये निकलती है। और जो चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है ये कहाँ पर, ये तिब्बत में, कहाँ पर, तिब्बत में से ये नदी निकलती है। फिर हम बात करते हैं कि इसकी जो सहायक नदी नहीं है, तो ये सहायक नदी नहीं जो है तो ये है टॉन्स। ठीक है, टॉन्स जो है इसकी सहायक नदी नहीं है। अगर हम बात करें टॉन्स की, टॉन्स जो है तो ये यमुना की सहायक नदी है। किसकी? यमुना नदी की जो है ये सहायक नदी है टॉन्स नदी। अब हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी जिसको लुइट नदी भी कहते हैं, लुइट नदी। इसके अलावा इसको लाल नदी भी कहते हैं। क्या? लाल नदी भी इसको कहा जाता है। इसके अलग अलग नाम है। जब ये तिब्बत में निकलती है, ठीक है, तो तिब्बत में इसको जो है तो किस नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत में जो ब्रह्मपुत्र है तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं यारलुंग सांगपो। यारलुंग सांगपो जो है इसका नाम है तिब्बत में। फिर इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में जब ये आती है, कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में इसको कहते हैं दिहांग या सिहांग, दिहांग या सिहांग इसको कहा जाता है। फिर इसके बाद हम बात करें तो ये बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है, कहाँ पर? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में इसको किस नाम से पुकारा जाता है? तो बांग्लादेश में जो है तो इसको जमुना, क्या? जमुना के नाम से पुकारा जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है तो भारत की सबसे बड़ी और चौड़ी, यानी जिसमें पानी का आयतन सबसे ज़्यादा है, तो ये उस हिसाब से भारत की सबसे बड़ी नदी है। अगर लंबी पूछी जाए तो गंगा है और बड़ी पूछी जाए तो ब्रह्मपुत्र है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है तो एक नदी द्वीप बनाती है जिसको कहते हैं माजुली द्वीप। ठीक है, माजुली द्वीप। तो जो माजुली द्वीप है ना, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप, जो कि कहाँ पर बनता है? माजुली द्वीप ये जो है ये असम में है। और असम में ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर ये बनता है। कौन सा? माजुली द्वीप। ठीक है, तो ये है इसके बारे में। तो जो चीज़ें मैंने बताई तो आपको यहाँ पर नोट कर लेंगे अपने नोट में, ठीक है, जिसमें भी आप लिखते होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA का नेता नहीं था? ठीक है, तो HSRA के नेता नहीं था। तो देखिए HSRA जो है तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1928 में। ठीक है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो की थी भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव। और इसके अलावा और कई नेता थे जिन्होंने जो है तो ये HSRA की स्थापना की थी। और HSRA की जो स्थापना हुई थी तो ये कहाँ पर? ये फिरोज शाह कोटला में हुई थी। ठीक है, फिरोज शाह कोटला दिल्ली में। कब? 1928 में थी। जो HSRA है, ठीक है, तो HSRA को जो है तो पहले किस नाम से जाना जाता था? तो जो HSRA है इसको पहले HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, इसके नाम से जाना जाता था HSRA को। ठीक है, जब HRA बना था तो इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1924 में हुई थी। ठीक है, 1924 में हुई थी। और HRA की जो स्थापना हुई थी तो ये कानपुर में हुई थी। कहाँ पर? कानपुर में हुई थी। और ये किसने की थी? तो जो स्थापना की थी तो की थी रामप्रसाद बिस्मिल
सचिंद्र नाथ सान्याल, और इसके अलावा भी कुछ और नेता थे जिन्होंने जो है तो एचआरए की स्थापना की थी। ठीक है, तो एचआरए को जो है तो बाद में एचएसआरए कहा जाने लगा 1928 में। ठीक है, और जो एचआरए के लोग हैं तो काकोरी षड्यंत्र आपको पता होगा 9 अगस्त तक हुआ था। ठीक है, काकोरी षड्यंत्र ये कब हुआ था? काकोरी षड्यंत्र ये हुआ था 9 अगस्त 1925 में, आपको पता होगा, जिसमें जो है तो एचआरए के ही लोग थे। ठीक है, एचआरए के सदस्यों ने ही इसको अंजाम दिया था। अब ये पूछा गया कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का नेता नहीं था, तो कौन नहीं थे? तो ये नहीं थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जिनको हम क्या कहते हैं? नेताजी कहते हैं। ये जो है तो एचआरए के नेता यानी एचएसआरए के नेता नहीं थे। अगर हम बात करें सुभाष चंद्र बोस की, ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम नेताजी के नाम से जाना जाता है इनको। ठीक है, और जो सुभाष चंद्र बोस हैं ये आज़ाद हिंद फौज के, ठीक है, आज़ाद हिंद फौज के नेता थे। आज़ाद हिंद फौज जिसको भारत इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है, यानी भारतीय राष्ट्रीय आर्मी कहा जाता है। आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना है तो ये इन्होंने जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1942 में। ठीक है, किसने की थी? ये की थी कैप्टन मोहन सिंह ने। किसने? कैप्टन मोहन सिंह ने जो है तो एचआरए सॉरी माफ़ कीजिएगा आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी जिसको आज़ाद हिंद फौज कहते हैं, इसकी स्थापना की थी। कहाँ पर? ये की थी सिंगापुर में। सिंगापुर में, ठीक है, सिंगापुर में इसकी स्थापना की थी। लेकिन जो आज़ाद हिंद फौज है यानी आईएनए तो इसको पुनर्जीवित, ठीक है, पुनर्जीवित, तो पुनर्जीवित किसने किया? तो इसको पुनर्जीवित जो किया था तो ये किया था सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने जो है तो इसको पुनर्जीवित किया था। हम सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं तो ये आईएनसी, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे कितने बार? 2 बार। एक 1938 में, ठीक है, ये जो सेशन हुआ था ये हुआ था हरिपुरा में। कहाँ? हरिपुरा में, यहाँ पर ये अध्यक्ष थे। इसके अलावा 1939 में एक सेशन हुआ था आईएनसी का, कहाँ पर? ये हुआ था त्रिपुरी में, तो यहाँ पर भी जो है ये अध्यक्ष चुने गए थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, और जो आईएनसी सुभाष चंद्र बोस थे ये आईएनसी के इकलौते ऐसे अध्यक्ष थे जिन्होंने जो है तो अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। ठीक है, अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था चुनने के बाद। अध्यक्ष पद से जो है इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, और जो है तो इन्होंने 1939 में यानी आईएनसी से इस्तीफा देने के बाद इन्होंने 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। किसकी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस ने एक किताब लिखी है द इंडियन स्ट्रगल, ये किताब भी लिखी है सुभाष चंद्र बोस ने। इसके अलावा इन्होंने दिल्ली चलो, ठीक है, दिल्ली चलो का नारा दिया। दिल्ली चलो का नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, तो ये इन्होंने नारा दिया था। तो आप राइटिंग पर नहीं जाएंगे, ठीक है, जो चीज़ें मैं बोलता हूँ तो आप बोलते हुए लिख लें जब आपको ये समझ में नहीं आता। ठीक है, तो उन्होंने कौन कौन से दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा ये नारे दिए थे। तो ये सारी चीज़ें आप अपने नोट में उतार लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? कांग्रेस, तो देखिए अगर हम बात करें कांग्रेस का पहला अधिवेशन तो सबसे पहले हम बात करें कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी 1885 में हुई थी। ठीक है, कहाँ पर? बम्बई में हुई थी। और इसकी जो स्थापना की थी तो किसने की थी? की थी A.O. ह्यूम। ठीक है, ऑक्टावियन ऑलेन ह्यूम ने इसकी जो है तो इसकी स्थापना की थी। किसने? A.O. ह्यूम ने जो है इसकी स्थापना की थी। अब ये पूछा गया कि पहला अधिवेशन, अब इसके बारे में मैं और भी बातें बताऊंगा कि इसका पहला अधिवेशन के अलावा भी जो क्वेश्चन जो है तो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको भी बताऊंगा। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन तो ये कब हुआ था? तो देखिए सन में हुआ था। कब? 1885 में इनका पहला अधिवेशन हुआ था। इसमें जो अध्यक्ष थे, ठीक है, तो ये थे व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है तो ये आईएनसी के अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष। और ये कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था बॉम्बे, जिसको हम कहते हैं बम्बई या आज के टाइम पर हम कहते हैं मुंबई। ठीक है, तो बम्बई में ये अधिवेशन हुआ था पहला कांग्रेस का, और ये 1850 में हुआ था। और उमेश चंद्र बनर्जी हैं तो ये आईएनसी की यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, पहले अध्यक्ष यहाँ पर आप लिख लेंगे, पहले अध्यक्ष। अब इसके अलावा क्या क्या पूछा जाता है? तो ये पूछा जाता है कि पहले पारसी अध्यक्ष, ठीक है, पहले यानी फर्स्ट पारसी अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई
दादा भाई नौरोजी ये कब बने थे? जो दादा भाई नौरोजी हैं तो 1886 के सेशन में बने थे। कहाँ पर? ये हुआ था कलकत्ता में। कहाँ पर? कलकत्ता में ये सेशन हुआ था, ठीक है। और जो दादा भाई नौरोजी हैं पहले अध्यक्ष आईएनसी के और दूसरे अध्यक्ष थे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं फर्स्ट मुस्लिम, ठीक है, फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष। तो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट आईएनसी का तो ये कौन है? तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी जो हैं तो ये आईएनसी के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे 1887 के सेशन में। और ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था मद्रास में। कहाँ पर? मद्रास में। फिर इसके बाद पूछा जाता है कि फर्स्ट ब्रिटिश अध्यक्ष। तो फर्स्ट ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जॉर्ज यूल। कौन? जॉर्ज यूल। और जो जॉर्ज यूल है ये कब बने थे अध्यक्ष? तो ये बने थे 1888 के सेशन में। और 1888 का जो सेशन हुआ था आईएनसी का, ये हुआ था कहाँ पर? इलाहाबाद में। अब इसके अलावा भी और कौन कौन से पूछे जाते हैं? तो इसके अलावा पूछा जाता है कि सबसे युवा, कौन सा? सबसे युवा अध्यक्ष आईएनसी का, सबसे युवा अध्यक्ष। तो सबसे युवा अध्यक्ष जो थे आईएनसी के, तो ये कौन थे? तो ये थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हैं तो ये सबसे युवा अध्यक्ष थे। 35 वर्ष के थे उस वक्त ये जब ये अध्यक्ष चुने गए, ठीक है। और ये कब बने थे? तो ये जो अध्यक्ष बने थे सबसे युवा थी 1923 का एक सेशन हुआ था, ठीक है। 1923 का एक सेशन हुआ था, दिल्ली विशेष अधिवेशन, ठीक है, दिल्ली विशेष अधिवेशन। तो दिल्ली विशेष अधिवेशन हुआ था, इसमें अध्यक्ष थे ये कहाँ पर? 1923 में दिल्ली में हुआ था। और इसके अलावा पूछा जाता है कि सबसे लंबे समय तक, ठीक है, सबसे लंबे समय तक। तो सबसे लंबे समय तक भी अध्यक्ष कौन रहे? तो ये थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। सबसे युवा और सबसे लंबे समय तक रहे थे अध्यक्ष। ये कब से कब तक रहे? ये 1940 से लेकर 1945 तक अध्यक्ष रहे। कितने? 6 साल। कितने? 6 साल। अब इसके अलावा पूछा जाता है कि पहली महिला आईएनसी अध्यक्ष, ठीक है, पहली महिला आईएनसी अध्यक्ष। तो पहली महिला आईएनसी अध्यक्ष जो थी एनी बेसेंट। कौन? एनी बेसेंट। और ये कब बनी थी? तो ये बनी थी 1917 के कलकत्ता सेशन में। कौन से? कलकत्ता सेशन में। फिर इसके बाद पूछा जाता है पहली भारतीय महिला आईएनसी अध्यक्ष, ठीक है। तो पहली भारतीय महिला, अगर पूछा जाए कि पहली महिला आईएनसी अध्यक्ष तो ये थी एनी बेसेंट। और अगर पूछा जाए पहली भारतीय महिला आईएनसी अध्यक्ष तो ये थी सरोजिनी नायडू। कौन? सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू कब बनी थी? तो ये बनी थी 1925 के कानपुर सेशन में, ठीक है। कानपुर सेशन में जो है ये अध्यक्ष बनी थी आईएनसी की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ जो मैंने आपको बताई ये इनको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। बाकी इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन जब कभी डिटेल में पढ़ेंगे ना तो डिटेल में बताऊंगा कि इसके बारे में और क्या क्या है। अगर मैं बताऊंगा ना तो 2 से 3 घंटे की क्लास तो अभी बन जाएगी। तो इसलिए जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें तो मैंने सारी आपको बता दी हैं जो एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं और आ सकती हैं। चलिए तो इन सबको नोट कर लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ किसकी आत्मकथा, ठीक है। अगर हम बात करें ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ तो किसकी आत्मकथा है? तो ये सौरभ गांगुली की। किसकी? सौरभ गांगुली की, जो कि एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन थे इंडिया के, ठीक है, क्रिकेटर थे। और जो सौरभ गांगुली हैं तो इनको दादा कहते थे। क्या दादा इनको कहते थे? प्रिंस ऑफ कलकत्ता, प्रिंस ऑफ कलकत्ता, यानी कलकत्ता का प्रिंस भी इनको कहा जाता है, ठीक है, सौरभ गांगुली को। फिर हम बात करते हैं राहुल द्रविड़। तो इन्होंने एक किताब थी इनकी द गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट, ये जो किताब है तो इनकी है। फिर इसके अलावा सचिन तेंदुलकर तो इनकी है प्लेइंग एट माय वे, ठीक है, प्लेइंग एट माय वे ये लिखी है। और सचिन तेंदुलकर को जो है तो गॉड ऑफ क्रिकेट, ठीक है, गॉड ऑफ क्रिकेट, ठीक है, गॉड ऑफ क्रिकेट यानी क्रिकेट का भगवान कहते हैं। और इनको मास्टर ब्लास्टर भी कहते हैं। क्या? मास्टर ब्लास्टर भी इनको कहा जाता है। और राहुल द्रविड़ को क्या कहते हैं? तो इनको कहा जाता है द बॉल, ठीक है, द बॉल यानी दीवार, ठीक है, दीवार इनको कहा जाता था क्योंकि ये ऐसा क्रिकेट खेलते थे कि एक तो ये 50-60 गेंदों में जो है तो 1 रन भी ना बनाएगा हो, और कितना भी फास्ट बॉलर हो तो वो आता था और इनको ये ऐसा प्लेट कर लेते थे, ठीक है, तो उनको प्लेट कर लेते थे, इसलिए इनको द बॉल कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? ठीक है, तो हड़प्पा, अगर हम बात करें हड़प्पा की, ठीक है, तो हड़प्पा जो है तो सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया है। ठीक है, सिंधु स्थल, रुक जाइए, सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला स्थल था ये। ठीक है, पहला स्थल था। और ये है कहाँ पर? जो हड़प्पा है, ठीक है, ये कहाँ पर? ये 1921 में खोजा गया था दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी ने जो है इसकी खोज की थी। कहाँ पर? ये है सिंध पाकिस्तान में है। कहाँ पर? सिंध पाकिस्तान में है। और ये किस नदी के किनारे है? तो ये जो नदी है, तो ये किस नदी? तो ये है रावी नदी के किनारे स्थित है हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा जो है तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया शहर था और 1921 में खोज की। ठीक है, दयाराम साहनी ने सिंध पाकिस्तान में पड़ता है। फिर हम बात करते हैं सिंधु नदी। ठीक है, तो सिंधु नदी के किनारे जो है तो ये कौन कौन से? तो ये है मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी के किनारे। इसके अलावा चन्हूदड़ो। ठीक है, चन्हूदड़ो। ठीक है, तो चन्हूदड़ो तो ये भी जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। भोगवा नदी के किनारे तो ये कौन सा शहर स्थित है? तो ये है लोथल। ठीक है, लोथल स्थित है। लूनी नदी के किनारे तो ये है धौलावीरा स्थित। कौन सा? धौलावीरा। ठीक है, ये है धौलावीरा स्थित लूनी नदी के किनारे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लोक नृत्य तरंग मेल है निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो लोक नृत्य एक तरंग मेल। ठीक है, तो ये कहाँ का है? तो जो तरंग मेल है ये कहाँ का? गोवा का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शास्त्रीय नर्तकियों में से किसे 2003 में पद्म विभूषण पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? ठीक है, तो किसे जो है तो 2003 में पद्म विभूषण पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? तो ये किया था सोनल मानसिंह को। किसको? सोनल मानसिंह को। जो सोनल मानसिंह हैं जो, तो ये किस शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड है? तो ये भरतनाट्यम एंड ओडिसी। ठीक है, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से ये संबंधित है। फिर हम बात करते हैं कुमुदिनी लखिया, शोभना नारायण और सुनयना हजारीलाल। ठीक है, तो ये किससे? तो ये जो तीनों की तीन है तो ये किससे? कथक से संबंधित थी। किससे? कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित। और कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ये है उत्तर प्रदेश का। भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य। और ओडिसी ये ओडिशा का। ठीक है, ओडिशा का। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था? ठीक है, तो जो गोलमेज सम्मेलन ये 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। कितने? 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। पहला 1930 में, फिर 1931 में और फिर 1932 में। ठीक है, तो 3 तो दूसरा वाला का हुआ, तो दूसरा वाला हुआ था 1931 में। किस के टाइम? सॉरी, 1931 में हुआ था दूसरा वाला। और इस समय जो वायसराय थे, ठीक है, तो ये थे इरविन। ठीक है, इरविन जो है वायसराय थे। और जो दूसरा वाला गोलमेज सम्मेलन ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहली बार, ठीक है, इसमें गांधी एंड आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसे कहते हैं, ठीक है, तो इन्होंने जो है इसमें भाग लिया था। ये पहली और अंतिम गोलमेज सम्मेलन थी जिसमें आईएनसी और गांधी जी ने भाग लिया था। इसके अलावा पूछा जाता है कि 1930, 31, 1930 यहाँ पर कुछ बैठ जाता है एक तो देखिए 1930, 31 एंड 32। ठीक है, तो 1930, 31, 32 के तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो ये है एक B.R. अम्बेडकर, B.R. अम्बेडकर एंड तेज बहादुर सप्रू। ठीक है, तेज बहादुर सप्रू। ठीक है, तो ये 2 ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहली गोलमेज सम्मेलन, दूसरी गोलमेज सम्मेलन और तीसरी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, और इसके अलावा पूछा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, तो मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, तो मोहम्मद अली जिन्ना जिन्होंने 1930 की गोलमेज सम्मेलन और 31 की गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, यानी पहली और दूसरी वाली में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट को। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र चालुक्यों की राजधानी थी? ठीक है, तो चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी? तो चालुक्यों की राजधानी थी ये थी ऐहोल। ठीक है, ऐहोल। और इसके अलावा पूछा जाता है ऐहोल अभिलेख। ठीक है, ऐहोल अभिलेख। तो ऐहोल अभिलेख जो है तो ये किसने लिखा? तो जो ऐहोल अभिलेख है तो किसने लिखा था? तो ये लिखा था रवि कीर्ति ने। ठीक है, रवि कीर्ति ने। रवि कीर्ति कौन थे? ये जो है ये पुलकेशिन
द्वितीय, ठीक है। पुलकेशन द्वितीय जो है तो उसके ये राज दरबारी थे, ठीक है, दरबारी कवि थे, ये कौन, रवि कीर्ति, ठीक है। और ये जो पुलकेशन द्वितीय है ये चालुक्य वंश का सबसे महान शासक था, ठीक है, सबसे महान शासक था चालुक्य वंश का। नेक्स्ट, इम्परफेक्ट किसकी आत्मकथा, ठीक है। तो इम्परफेक्ट अगर हम बात करते हैं राहुल द्रविड़ की, तो मैंने बताया था द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट, ठीक है, द गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट, ठीक है। रवि शास्त्री की स्टार गेजिंग, मिल्खा सिंह की द रेस ऑफ माई लाइफ, एंड ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि संजय मांजरेकर जिन्होंने लिखी इम्परफेक्ट, ठीक है। और संजय मांजरेकर कौन थे, तो जो है तो भारतीय क्रिकेटर थे, ठीक है, संजय मांजरेकर, इन्होंने लिखी है इम्परफेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजवंश के तहत दिल्ली पहली बार किसी राज्य की राजधानी बनी, ठीक है। तो किस राजवंश के तहत बनी थी, तो बनी थी तोमर राजपूत के तहत, ठीक है। तोमर राजपूत जो वंश था, ठीक है, उसके तहत जो है तो दिल्ली पहली बार जो है तो ये किसी राज्य की राजधानी बनी थी, ठीक है। अगर हम बात करें तोमर राजपूत की स्थापना तो की थी अनंगपाल तोमर ने, ठीक है, अनंगपाल तोमर प्रथम ने जो है इसकी स्थापना की थी। तोमर राजपूत की तुगलक वंश का तो यह गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, ठीक, गयासुद्दीन तुगलक ने इसकी स्थापना की। चौहान वंश की तो की थी अजय राज ने, ठीक है, अजय राज। और खिलजी की तो ये की थी जलालुद्दीन खिलजी ने, किसने, जलालुद्दीन खिलजी। तो तुगलक वंश जिसने सबसे ज़्यादा दिल्ली सल्तनत पर शासन किया, और खिलजी वंश जिसने सबसे कम वक्त तक शासन किया दिल्ली सल्तनत पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक कोयला भंडार, तो सब सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ है, तो ये है झारखंड में। कहाँ पर, झारखंड में जो है सबसे अधिक कोयला भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत नाटक अकादमी, ठीक है, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य, तो कितने शास्त्रीय नृत्य, तो हमारे देश में जो है तो ये 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कितने, 8 शास्त्रीय नृत्य, 8 कौन कौन से हैं, तो देखिए ये है, एक तो मणिपुरी हो गया, सबसे पहले ले लीजिए मणिपुरी जो इजी है, ठीक है, मणिपुरी, मणिपुर का, ओडिसी, ओडिशा का, फिर इसके अलावा भरतनाट्यम, जो भरतनाट्यम है ये तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ का, ये है आंध्र प्रदेश का, सत्रिया, सत्रिया कहाँ का, ये है असम का। इसके अलावा कथकली, मोहिनीअट्टम, ठीक है, कथकली एंड जो मोहिनीअट्टम है ये दोनों जो हैं ये केरल के हैं। और इसके अलावा लास्ट वाला हो जाएगा कथक, ठीक है, कथक जो है शास्त्रीय नृत्य कहाँ का, ये उत्तर प्रदेश का, ठीक है। तो ये हो गया मणिपुरी, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, सत्रिया, कथकली, मोहिनीअट्टम और कथक, ठीक है। तो ये 8 शास्त्रीय नृत्य हैं भारत में, ठीक है, 8 शास्त्रीय नृत्य जिसको है तो ये माफ़ कीजिएगा संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में है कितने, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। चलिए यहाँ पर ये मक्खी परेशान कर रही थोड़ा, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था, ठीक है। तो ये जो था तो ये था हिक्की का बंगाल गजट, ठीक है, हिक्की का बंगाल गजट जो है तो ये पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था। और ये जो है तो 1780 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है, 1780 में स्टार्ट किया गया था, किसके द्वारा, जेम्स अगस्टस हिक्की द्वारा, ठीक है, जेम्स अगस्टस हिक्की द्वारा। और ये जो है ये इंग्लिश में था, और ये जो है तो ये साप्ताहिक पत्रिका थी, ठीक है, साप्ताहिक पत्रिका थी। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो है तो ये है मराठा, ठीक है, मराठा तो ये जो है तो ये लोकमान्य तिलक, जिनको हम क्या कहते हैं, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, और लोकमान्य तिलक, तो बाल गंगाधर तिलक ने जो मराठा चलाया था और ये जो है अंग्रेजी भाषा में था। इसके अलावा इन्होंने एक और चलाया था केसरी, ठीक है, तो केसरी जो है ये मराठी भाषा में था, और जो मराठा समाचार पत्र था ये इनका इंग्लिश में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की राजभाषा से संबंधित है, तो संघ की राजभाषा से जो संबंधित है अनुच्छेद 343, ठीक है। नेक्स्ट, 1767 में वांडी वॉश, ठीक है, वांडी वॉश की प्रसिद्ध लड़ाई अंग्रेजों ने किसके खिलाफ लड़ी थी, ठीक है, तो जो वांडी वॉश की लड़ाई हुई थी तो हुई थी ब्रिटिश वर्सेस फ्रेंच, यानी फ्रांस के बीच में हुई थी। और ये जो ख़त्म हुई थी ये हुई थी 1763 में
पेरिस की संधि के साथ, ठीक है, पेरिस की संधि के साथ जो है ये ख़त्म हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो ये है अनुच्छेद 21 जो है, तो ये भारतीय जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है, अनुच्छेद 21। नेक्स्ट, यह मंदिर नरसिंहवर्मन द्वितीय के शासनकाल के दौरान बनाया गया था और तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर मामल्लपुरम में कई हिंदू स्मारकों में से एक है। यह कौन सा मंदिर है? तो जो मंदिर है यह है शोर मंदिर। कौन सा? शोर मंदिर, जिसको नरसिंहवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य जो होती है तो ये किसकी? गामा किरणों की होती है। नेक्स्ट है उगादि निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो देखिए उगादि जो है तो ये कहाँ कहाँ पर मनाया जाता है? तो देखिए उगादि जो है तो ये तेलंगाना, कर्नाटक में भी मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये गोवा में भी मनाया जाता है, लेकिन जो मुख्य तौर से मनाया जाता है तो मुख्य तौर से ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कहाँ पर? ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है तो वहाँ के जो हिंदू हैं, ठीक है, आंध्र प्रदेश के हिंदुओं का नव वर्ष त्यौहार है, ठीक है, नव वर्ष त्यौहार है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओलंपिक में भारत के लिए प्रथम ध्वजवाहक कौन थे? ठीक है, तो ओलंपिक में भारत के लिए प्रथम ध्वजवाहक जो थे पुरमा बनर्जी, ठीक है, पुरमा बनर्जी जो है तो प्रथम ध्वजवाहक थे और ये एक धावक थे, ठीक है, धावक थे और ये स्प्रिंटर थे, ठीक है, धावक स्प्रिंटर थे। और अगर हम बात करें ओलंपिक की तो पहला ओलंपिक कब हुआ था? तो जो फर्स्ट ओलंपिक हुआ था ये 1896 में हुआ था, ठीक है, एथेंस से ग्रीस में ये हुआ था, ठीक है, एथेंस से ग्रीस में हुआ था। फिर इसके बाद हम लास्ट की बात करें, जो लास्ट ओलंपिक हुआ तो ये कहाँ पर हुआ? तो ये 2024 में हुआ था, पेरिस फ्रांस में, ठीक है, पेरिस फ्रांस में। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट होंगे, ठीक है, तो जो नेक्स्ट कहाँ पर होंगे? तो ये होंगे नेक्स्ट 2028 में, ठीक है, लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया, यूएसए में, ठीक है। फिर इसके अलावा जो नेक्स्ट होंगे इसके बाद, ठीक है, जो नेक्स्ट है इसके बाद होंगे 28 के बाद ये होंगे 2032 में, कहाँ पर होंगे? तो ये होंगे क्वींसलैंड, ठीक है, क्वींसलैंड एंड ब्रिस्बेन, क्वींसलैंड, ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है डीआरडीओ का मुख्यालय में है, ठीक है, तो कहाँ पर है? तो डीआरडीओ जिसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये है इसका फुल फॉर्म। और इसकी जो स्थापना हुई थी डीआरडीओ की तो हुई थी 1958 में। कब? 1958 में। और इसका मुख्यालय जो है जी कहाँ पर? ये नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोथल और चन्हूदड़ो में हड़प्पा का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग था? ठीक है, तो लोहल और चन्हूदड़ो में हड़प्पा का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग तो ये था मन का बनाना, ठीक है, मन का बनाना जो है इनका महत्वपूर्ण काम था। लोथल ये कहाँ पर? ये कच्छ गुजरात में। कहाँ पर? कच्छ गुजरात में। और जो चन्हूदड़ो है तो ये सिंध पाकिस्तान में। कहाँ पर? सिंध है पाकिस्तान में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना से प्राप्त अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी? ठीक है, तो भारत की साक्षरता दर जो है टोटल, तो ये भारत की साक्षरता दर थी ये 74.04% थी, ठीक है। अगर हम बात करें ओवरऑल भारत की तो 70.04% थी। अगर हम बात करें मेल्स की, ठीक है, तो यानी पुरुषों की जो साक्षरता दर थी तो कितनी थी? ये थी 84%, ठीक है, 84 दशमलव कुछ प्रतिशत थी। और जो फीमेल्स थी यानी महिलाएँ, ठीक है, तो जो महिलाओं की थी तो ये थी 65.76%, ठीक है, 46, ठीक है, 65.46% जो है तो इनकी साक्षरता दर थी, ठीक है। यहीं पर कुछ थी, लेकिन मुझे तो इसका 46 तो ठीक है, यहाँ पर जो मेल का है तो ये 84% से थोड़ी सी ज़्यादा थी, ठीक है, 85 नहीं थी, सिर्फ 84 थी। अब ये पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस राज्य की? ठीक है, अगर हम बात करें राज्य की तो राज्य में सबसे अधिक, ठीक है, राज्य में अधिक की बात करें तो ये है सबसे ज़्यादा साक्षरता दर केरल की। एंड कम की बात करें तो कम कहाँ पर? ये बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है और सबसे ज़्यादा केरल की राज्यों में। फिर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में तो ये अधिक की बात पूछी जाती है लक्षद्वीप की सबसे अधिक,
साक्षरता दर, ठीक है, लक्षद्वीप की सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है। एंड कम किसकी है? तो जो कम है तो ये है दमन एंड दीव और दादर और नगर हवेली, ठीक है, दादर एंड नगर हवेली की, नगर हवेली ये है। तो ठीक है, राज्य में सबसे अधिक केरल की, सबसे कम बिहार में, और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक लक्षद्वीप को, सबसे कम दमन दीव और दादर और नगर हवेली की, ठीक है। और अंतिम कितनी है? भारत की ओवरऑल साक्षरता दर है 74.04%, मेल्स की 84.10%, ठीक है, और फीमेल्स की जो है ये 65.46% थी। चलिए नेक्स्ट, किस आयु तक के बच्चों को किसी कारखाने, खदानों, खतरनाक कार्य के में नियुक्ति से प्रतिबंधित किया गया था? कितने वर्ष तक के? तो किया गया है 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, ठीक है। कितने? 14 वर्ष तक के बच्चों जो हैं तो ये खदानों में यानी पटाखों के कारखानों में, यानी जहाँ पर जो खतरनाक है, ठीक है, ये खतरा हो सकता है, तो वहाँ पर काम करने पर इनको प्रतिबंध लगाया गया है और ये इनका एक मौलिक अधिकार है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन एसएससी जीडी 2025 एग्जाम के लिए। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, और हम आपके लिए लगातार ऐसी वीडियो लेकर आते रहेंगे जिसमें मैंने पहले ही बताया कि हम टॉप 500 MCQ प्लस पढ़ेंगे, यानी उस 500 से ज़्यादा भी हम MCQ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय, थैंक यू।